जय हिंद साथियों। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। जैसा कि हमने बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया है। ये ऐसा ही नहीं कि बस ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट है, ये आने वाले वन डे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें हम, तो 1 से 37 तक तो हमने हिंदी के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब 38 से हमारे जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि उत्तराखंड में भी किस जगह पे किया गया है, तो उत्तराखंड में साथियों एक जगह पड़ती है पिथौरागढ़। ठीक है, कौन सी जगह पड़ती है? पिथौरागढ़, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, ठीक है, @75 डेज शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये बिहार के द्वारा किया गया। ठीक है, जो बिहार पुलिस है ना, उसके द्वारा क्या किया गया है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया है। किसके द्वारा? बिहार पुलिस के द्वारा। राइट, अगर हम बात करें कि देखिए इस मिशन में होता क्या है कि इस मिशन के तहत जो होता है ना, पुलिस को FIR दर्ज होने के 75 दिन के भीतर मामलों की पूरी जांच करनी होती है। ठीक है, इस मिशन में हमने क्या बताया? पहली बात कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, ठीक है, 75 डेज किसने शुरू किया है? तो बिहार पुलिस ने शुरू किया है। इसमें क्या होता है? तो हमने बताया था कि इसमें जो होता है कि FIR दर्ज होने के, ठीक है, 75 दिन के भीतर मामलों की जांच पूरी करनी होती है। राइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल, ठीक है, हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये प्रवीणा अंजना ने जीता है। किसने? प्रवीणा अंजना ने। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? कितने? 18 मंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यानी हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल। राइट, अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रशासनिक सुविधा के लिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उसमें 18 मंडलों का, ठीक है, इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने उत्तर प्रदेश को हमने, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिनमें क्या साथी है, जिनको 75 जिलों में विभाजित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18 हैं। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है काला नमक चावल को, ठीक है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खाली स्थान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। किसको? ठीक है, काला नमक चावल जो है साथियों कहाँ का? सिद्धार्थनगर का। अच्छा, इसको GI टैग भी दिया गया है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर में जो काला नमक चावल है, इसको क्या किया गया? इसको GI टैग भी दिया गया है। राइट, अच्छा अगर हम बात कर लें गोरखपुर, तो देखिए गोरखपुर का अगर ODOP योजना की बात करें तो टेराकोटा शिल्प, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, और आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ में साथ ही एक निजामाबाद जगह पड़ती है, वहाँ की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और गोंडा दाल यानी खाद्य प्रसंस्करण जो दाल होती है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो साथ ही भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए भारत माता मंदिर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। कहाँ पे है? जो काशी विद्यापीठ है बनारस में, उसके प्रांगण में है। इसका निर्माण अगर पूछे, जो इसका निर्माण है साथियों शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था। तो इसका निर्माण किसने कराया था? शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। ठीक, यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इनका अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो वर्ष 1936 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया। ठीक, इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र या प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। यार उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? ठीक है,
देखिए आगरा और नोएडा को, किसको? आगरा और नोएडा की। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा यानी 165.53 किलोमीटर तक 6 लेन वाली सड़क है। कितनी? 6 लेन की सड़क है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी BOT मॉडल परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, JP इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया था। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर चुनिए। काली मिट्टी के बर्तन, निजामाबाद, हमने आपको बताया था, ठीक है, यानी इसका तो पहले ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, और 4 हमारा एक ही में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यानी पहले का 4 होगा। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन साथियों खुर्जा में, कहाँ पे? खुर्जा में, ठीक है। पीतल शिल्प कला मुरादाबाद में, और सीसा शिल्प कृति, ठीक है, सीसा शिल्प कृति कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। यानी 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में है? ठीक है, 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, ठीक है, 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? कन्नौज का। किसका था? कन्नौज का। राइट, अगर हम बात करते हैं, देखिए कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय श्री था। अच्छा पूछ ले कि लखनऊ का प्राचीन नाम, तो लक्ष्मणपुर था। लखनऊ का क्या था? लक्ष्मणपुर था। अलीगढ़ का हरिगढ़ था, ठीक है, अब फिर से प्रस्तावित है अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ करने के लिए, ठीक है। और मथुरा का, साथियों बहुत बार पूछा गया, मथुरा का प्राचीन नाम क्या था? मधुपुरी था। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, ठीक है, मंदिर वास्तुकला की खालिस्तान शैली का एक उदाहरण है। किसका? द्रविड़ शैली, बेलसर, होयसला या नागर। देखिए एक आपको की पॉइंट की बात करते हैं, जो द्रविड़ शैली है ना, ये ज़्यादातर साथियों हमारे साउथ इंडिया में, मतलब जितने भी मंदिर वगैरह बनाए जाते थे सब द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमने आपको क्या बताया कि द्रविड़ शैली जो है ज़्यादातर कहाँ प्रचलित थी? साउथ इंडिया में प्रचलित थी, ठीक है। तो द्रविड़ शैली तो होगी नहीं, लेकिन अगर बात करें नागर शैली की, तो जो हमारे खजुराहो के मंदिर जो है ना साथियों, ये किसमें? नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। देखिए खजुराहो मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, ठीक है, स्थित जो है छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। कहाँ है ये स्थित है? ये मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। अच्छा निर्माण किसने कराया था? तो देखिए जो चंदेल राजा थे इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब शैली हमने आपको बता ही दिया कि नागर शैली में ये निर्मित है, ठीक है। चलिए खजुराहो में स्थित कुछ अन्य मंदिर देख लें। देखिए वहाँ पे चतुर्भुज मंदिर है, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर है। कौन? लक्ष्मण मंदिर। राइट, आइए कुछ विशेष पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए 1986 में जो है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। राइट, और खजुराहो में हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है, ठीक है। खजुराहो में क्या है? हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? कहता है भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों 2003 में हुई थी, ठीक है। कब? 2003 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हमारा है, ठीक है। चलिए अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो चेन्नई यानी तमिलनाडु में है, और संचालनकर्ता अगर हम बात करें तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। राइट, अच्छा पूछ दिया आपसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो हम कब मनाते हैं साथियों? 22 मई को मनाते हैं, ठीक है, 22 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। राइट, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, यानी 3 है, एक नहीं है। आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। देखिए पहला दिया है भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, ठीक है। तो कौन सा इसमें नहीं है? भांगड़ा। कौन सा? भांगड़ा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं भांगड़ा जो है ये पंजाब का, ठीक है, जो पंजाब राज्य है इसका नृत्य शैली मतलब नृत्य है, ठीक है। सामान्यतः इस नृत्य का जो दर्शन है वैशाख के पर्व पर किया जाता है। किसका? भांगड़ा का, ठीक है। जबकि साथियों अगर मणिपुरी की बात करें, ठीक है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया ये भारत के क्या है? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। कौन कौन से हमने आपको बताया? देखिए एक है मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी के बाद भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया भारत के क्या है? ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। राइट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की।
कह रहा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। खैर कोई बात नहीं, बात तो वही है कि भारत के पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश तो ये है बांग्लादेश। कह रहा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बताइए। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। वेरी गुड, क्या है, टका, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, राइट। चलिए अगर हम बात करते हैं नेपाल की, अगर नेपाल को पूछ दे आपसे, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी भाई भारत के पड़ोसी देश हैं, तो नेपाल की नेपाली रुपया है, थाईलैंड का, ठीक है, थाईलैंड का भात या बहत है, चीन का रेमिनबी है, क्या है, रेमिनबी है। अगर हम बात करें म्यांमार का तो क्यात है, और भूटान का नेगुलत्रम है, क्या है, नेगुलट्रम है, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए किस पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथियों टीकाकरण से, किससे, टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए मिशन इंद्रधनुष की बात करें जिसका प्रारंभ हुआ था साथियों ना, ये 25 दिसंबर, कब हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को हुआ था, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष का अगर शुरुआत आपसे पूछ दे, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। अच्छा अगर पूछ दे रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। यह क्या होता है, देखिए यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, मिशन इंद्रधनुष ये क्या है, एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, राइट। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं, ठीक। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, ठीक है, प्रदान किए जाते हैं, बताइए किस दिन के अवसर पर इनको प्रदान किया जाता है। तो जब गणतंत्र दिवस होता है ना साथियों, ठीक है, गणतंत्र दिवस, तब यहाँ पे ये दिए जाते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है श्रीलंका भारत से खाली स्थान द्वारा अलग होता है, किससे, करा जल संधि, पनामा जल संधि, पाक जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि, बताइए किससे भारत जो है श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। तो पाक जल संधि के माध्यम से, ठीक है। तो पाक जल संधि के माध्यम से क्या होता है, जो श्रीलंका है ना वो भारत से अलग होता है, राइट। अच्छा अगर पूछ दे आपसे, जो श्रीलंका है साथियों, ठीक है, इसकी आधिकारिक राजधानी कौन सी है, तो श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है, ठीक है, कौन सी, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। अच्छा पूछ दे आपसे श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा कौन सी है, तो सिंहली है, बहुत बार पूछा गया है, कौन सी है, सिंहली है, राइट। और श्रीलंका क्या है, जैसा आप लोग जानते हैं, एक द्वीपीय देश है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कह रहा है जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है, GSTIN का पूर्ण रूप बता दीजिए। इसका है साथियों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले बात हम जीएसटी करते हैं तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद देखिए आगे दिया है आईएन, तो जीएसटी का क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईएन की बात कर देते हैं तो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का, तो वो पूछता है कि सन कौन सा था, 1949 में हुआ था, ठीक है। आइए हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए भारतीय जो रिजर्व बैंक है साथियों, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम अगर बात करें तो 1948 के आधार पर, ठीक है, इनको क्या किया गया था, 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। तो एक्ट कौन सा था, 1948 वाला था, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए पूरा जो अगर डेट पूछे आपसे तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, राइट। अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि भारतीय जो रिजर्व बैंक हमारा है, ठीक है, पहली बात कि हमारा कैसा है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई अगर साथियों देखिए हमने इकोनॉमिक्स में आपको आरबीआई के बारे में पढ़ाया था कि आरबीआई के जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, किसी मुद्रा को जारी करता है, ये बैंकों का बैंक है, ठीक है, और बैंकों का आखिरी ऋणदाता है, या सरकार के बैंक के रूप में भी काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जो विदेशी विनिमय होता है उसका भी भंडारण अपने पास करता है, और उसके बाद क्या करता है, महंगाई को घटाता है, बढ़ाता है। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस आपको हमने पूरे आरबीआई जब पढ़ा तो बताया था। इसकी स्थापना साथियों किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी, ठीक है, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, इसको कब राष्ट्रीयकरण किया गया था, सब कुछ आपको हमने बताया था, ठीक है। तो आइए आरबीआई के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। अगर पूछ दे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1 अप्रैल सन 1935 को
इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना के समय साथियों कहाँ पे था, कोलकाता में था, यानी 2 साल तक कोलकाता में था, उसके बाद कहाँ पे, मुंबई में आ गया। ठीक है, यानी 1935 से लेकर 1937 तक था, कहाँ पे था ये, कोलकाता में था। राइट, अब पूछते इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का, तो मुंबई में है। आते क्वेश्चन नंबर 57 पे, कह रहा निम्नलिखित में से स्वेज नहर किसको जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है बताइए। तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो स्वेज नहर जो है ना साथियों, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगर हम बात करें स्वेज नहर की, देखिए स्वेज नहर है, इसका निर्माण जो कि 1869 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ दे वर्तमान में इसकी कुल लंबाई, ठीक है, वर्तमान समय में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 193 किलोमीटर है। कितनी, 193 किलोमीटर। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों से हुआ था। ठीक है, किसको हुआ था, तो गेहूं को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं साथियों रबी की फसल है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए फसल जो रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी, जायद की फसल कौन सी। ठीक है, तो गेहूं कैसी हमारी है, रबी की फसल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गेहूं की, ठीक है, तो गेहूं को भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था। राइट, अगर बात करें हम भारत में हरित क्रांति के जनक, देखिए बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भारत में साथियों हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन है, हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन से हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, स्वामीनाथन है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन एक सही सुमेलित है, मतलब 3 गलत है, 1 सही है। बॉक्साइट, लोहदरगा, यही गलत है आपका। ठीक है, नहीं पूछा कि इसमें कौन एक सही सुमेलित है, ये सही है साथियों। बॉक्साइट जो है, लोहरदगा, ये सही है, लेकिन मैग्नीज, ठीक है, बैमडिला, फिर अब्रक, तालचेर और लॉएस्क, कोरडमा, ये सब क्या है, गलत है। ठीक है, आपसे क्या पूछा था कि कौन सही है, तो बॉक्साइट कहाँ पे, लोहदरगा में। ठीक है, अगर हम बात करें बॉक्साइट की, तो लोहदरगा यानी कहाँ पे, झारखंड में। लोहदरगा कहाँ पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, वहीं अगर लॉएस्क की बात करें, ठीक है, देखिए बोमडिला जो है यहाँ पे, तो ये शायद मैग्नीज नहीं, यहाँ पे क्या होगा, लॉ अयस्क, क्या होगा, लॉ अयस्क। और बॉमडिला की खान कहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़ में। राइट, अगर हम बात करें तालचेर, ये तालचेर अभ्रक नहीं साथी, यहाँ पे क्या होगा, कोयला होगा। ठीक है, इसके लिए कोयला के लिए। और तालचेर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और हम बात करें, हम आगे दिया कोडरमा, तो ये लॉ अयस्क के लिए नहीं है साथियों, किसके लिए, अभ्रक के लिए। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक, ठीक, मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री, ठीक, मतलब 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है, बताइए, कानपुर से, मुरादाबाद से, लखनऊ से या प्रयागराज से, तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 5 राज्यों से। किससे किससे जाती है साथियों, देखिए सबसे पहले यूपी से जाती है, फिर उसके बाद आपकी एमपी में जाएगी, एमपी से आपकी आंध्र प्रदेश में, इसको आंध्र प्रदेश समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा में जाएगी। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो हमें जो हमारी IST है, मतलब भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, तो ये कितने, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये कितना है, 82.5 अंश है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं हम, देखिए ये हमारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ से होकर अपनी जाती ये वाली जो है, ठीक है, यहाँ से, तो ये आपका कितना है, 82 अंश 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ यूपी से जाएगी। ठीक है, यूपी के बाद आपकी कहाँ चली जाएगी, एमपी में चली जाएगी, एमपी के बाद फिर चली जाएगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। ठीक है, बताना है कौन सा सही कालक्रम है इसका। देखिए, पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। जैसा कि हिस्ट्री स्टार्ट जब हम करते हैं आपसे, ठीक है, इसके बारे में हम बताते हैं ना, जहाँ से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, ठीक है। उससे पहले आपको जब पढ़ा था, हमें बताया था कि देखिए पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था, फिर नव पाषाण काल आया, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल था, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, फिर आपके बाद नव पाषाण काल आया उसमें। तो ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है रत्नावली, ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन है? तो कौन है? हर्षवर्धन है। कौन? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, हम बात करें हर्षवर्धन के दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे, बहुत बार पूछा गया इनका नाम, वो कौन थे? वो बाणभट्ट थे, ठीक है। तो पूछता है कि बाणभट्ट जो है, ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। यार रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में से किस वर्ष हटाया गया था? अब देखिए रजिया सुल्तान की बात करें तो ये एक ऐसी शासिका थी, ठीक है, जिसको इतिहास में ये बताया जाता है कि थी तो मुस्लिम शासिका। तो वही कह रहा है, मतलब कुछ इतिहासकारों ने कहा था कि अगर रजिया जो है मुस्लिम शासिका, मतलब अगर लड़की, मतलब क्या बोलते हैं उसको ना, एक शासक होता है, एक शासिका होता है, तो ये कह रहा है कि अगर इस लड़की ना होकर, ठीक है, लड़का होती, तो इसके जैसा मतलब शायद ही कोई मतलब ऐसा राजा होता, ठीक है। मतलब ये बहुत ही अच्छी शासक थी, मतलब अच्छी शासिका थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के क्या पूछा था? रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 में हटाया गया था, ठीक है, 1240 में। अच्छा, इसमें देखिए क्या था ना कि इल्तुतमिश ने, साथियों हमने बताया था आपको कि 40 दल बनाया था, ठीक है। 40 जो है कौन थे? तुर्की सरदार थे। और वो क्या करते थे साथियों ना कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे रजिया सुल्तानों को, ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे रजिया सुल्तान को। तो जिसके कारण क्या हुआ कि रजिया सुल्तान जो है, एक भटिंडा में आपका क्या विद्रोह हुआ था, अल्तुनिया ने किया था, उसको दबाने के लिए चली गई थी वो, ठीक है। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ उससे मतलब हार गई, अल्तुनिया से जो है रजिया हार गई। जब हार गई तो अल्तुनिया ने क्या किया? इसको कैद कर लिया। तो रजिया ने एक प्रस्ताव उसके सामने पेश किया कि एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। जब तुम मुझसे शादी करोगे ना, तो अब भाई तुम तो कहाँ के, दिल्ली के, फिर तुम राजा बन जाओगे। तो उसने क्या किया कि अल्तुनिया ने इससे शादी कर लिया। लेकिन हुआ ऐसा कि जब ये लोग वापस जब आ रहे थे तो कैथल हरियाणा में क्या हुआ, इनकी हत्या कर दी जाती है दोनों की, ठीक है। तो थी रजिया सुल्ताना, लेकिन बहुत ही बढ़िया शासिका थी ये, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कह रहा भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है बताइए। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है। कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद डेन, ठीक है, डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कह रहा है भारत की अंतिम, ठीक है, भारत की अंतरिम सरकार वर्ष 1946 ईस्वी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो लियाकत अली खान ने संभाला था। किसने? लियाकत अली खान ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? बताइए भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो इसकी संकल्पना साथियों यूएसए के संविधान से ली गई। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, ठीक है, राज्य भाग 6 में है। आगे कह रहा है भारत के महान्यायवादी भाग 18 में और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें भाग 5 में क्या है कि भारत के महान्यायवादी, ठीक है, भाग 5 में क्या है? भारत के महान्यायवादी। भाग 4 का में मूल कर्तव्य सही दिया था। भाग 6 में राज्य को बताया गया है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। और भाग 18 में क्या है? आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा या संसद के किसी भी सदन द्वारा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सबसे पहले जिस सभा में पारित होगा, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है, तो लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, या फिर राज्यसभा में पारित हुआ तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं हम? किसी भी संसद के किसी भी सदन में पहले ला सकते हैं। तो वही पूछा था कि भारत के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो संसद के किस सदन द्वारा उसमें
लाया जा सकता है। तो किसमें? संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा में ला लीजिए पहले या राज्यसभा में ला लीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया आपको अभी कि अगर लोकसभा में आप लाते हैं तो उसके बाद आपको राज्यसभा में देना पड़ेगा, या फिर अगर राज्यसभा में आता है तो फिर आपके बाद लोकसभा में उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, विधानसभा को, राज्यसभा को, या इनमें से कोई नहीं? विधान परिषद को। ठीक है, किसको? विधान परिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन होता है। कैसा होता है? स्थायी सदन होता है। ठीक है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। भाई जब स्थायी सदन है तो इसको भंग थोड़ी ना किया जा सकता, परंतु इसको क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो विधान परिषद के जो ठीक है सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो साथियों 6 वर्ष होता है। ठीक है। और ऐसा होता है कि इसमें देखिए प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इनके लगभग 1/3, ठीक है, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या बताया विधानसभा के बारे में कि ये ऐसा सदन है, ठीक है, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, हाँ समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। कौन सा? विधान परिषद के बारे में। ठीक है। अब आगे हमने क्या बताया, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल साथियों बहुत बार पूछा गया, 6 साल का होता है। और क्या होता है कि हर प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात क्या होता है, जो इनके 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा 6 वर्ष 65 का मतलब क्या है? देखिए 65 वर्ष क्या उनकी रिटायरमेंट एज है। ठीक है। और 6 वर्ष क्या है उनका ऐसे काल है। अगर मान के चलिए कि कोई आदमी है, ठीक है, 62 साल की उम्र बना तो 65 साल यानी 3 साल तक ही वो कार्यकाल में रहेगा, उसके बाद वो क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी 60 पे बना तो ठीक 65 यानी 5 साल तो रहेगा ही, अरे सॉरी 6 साल तो रहेगा, तो वो क्या करेगा ना कि 65 में रिटायर हो जाएगा, बल्कि कितना वो 5 ही साल रहा है यहाँ पे ना। ठीक है। अगर मान के चलिए कोई बना मान लीजिए 45 साल में, ठीक है, तो वो 6 साल अपने कार्यकाल पे बना रहेगा, क्योंकि 65 साल से तो पहले ही रिटायर हो जाएगा ना वो। मतलब ये कहना चाहता है कि कार्यकाल जो है 6 साल पूरा हो जाए या 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक है खाद्य परीक्षक नहीं है? विनेगर यानी सिरका, सोडियम क्लोराइड, अम्लराज या सोडियम नाइट्राइट। बताइए कौन सा इसमें नहीं है? तो अम्लराज। कौन सा? अम्लराज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? कौन सी है? तो कार्बन है। कौन सी? कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, या लाइट एमिटिंग डिवाइस, या लाइट एनहांसिंग डिवाइस, या लाइट एनहांसिंग डायोड। क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म? ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी के कारण होती है। सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है। तो क्या पूछा था आपसे? रिकेट जो है किसके कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है। अच्छा पूछ दे आपसे कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी हो जाती है। कौन सा हो जाता है? रतौंधी। ठीक है। और विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक है। और विटामिन सी स्कर्वी हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? स्कर्वी, यानी ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि पूछा क्या था आपसे? रिकेट्स बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। राइट। आगे हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 75, जो क्वेश्चन नंबर सबसे हमारा मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए न्यूटन है, प्रकाश वर्ष है, वॉट है, या जूल है? तो दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? न्यूटन। तो न्यूटन तो साथियों बल का मात्रक होता है। वॉट या जूल या प्रकाश वर्ष, तो कौन सा है? प्रकाश वर्ष। ठीक है। देखिए प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है, जैसा कि हम जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है। आगे हम बात करें कि देखिए प्रकाश जो होता है एक, ठीक है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी होती है। राइट। यह दूरी जो है, ठीक है, यह बड़ी दूरियों को मापने में काम में लाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें, आपसे बहुत बार पूछा था कि एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9.64 × 10⁻15
मीटर के बराबर होता है। कितना? इतने बराबर। निर्वात में प्रकाश का अगर वेग पूछ दे आपसे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट।